Hello students, this is Pooja from Hygia Group of Institutions. Today we are going to discuss the remaining part of emulsion under biphasic liquid dosage forms. These are the topics to be covered. Number 1, method of preparation. Number 2, test for the identification of types of emulsion. And number 3, stability problems and methods to overcome. These all are in respect to emulsion. Now, formulation of emulsion. इमल्शन को बनाने के लिए बच्चों दो मेथड बहुत ही ज़्यादा अप्लाई किए जाते हैं. नंबर 1 इज़ वेट गम मेथड, नंबर 2 इज़ ड्राई गम मेथड. इमल्शंस क्या होते हैं इसे हम एक बार फिर से समझ लेते हैं. इमल्शन बच्चों वो प्रिपरेशंस होती हैं जिसमें दो लिक्विड सॉल्यूशंस एक थर्ड सब्सटेंस की हेल्प से फॉर्मुलेशन को बनाते हैं, उसे हम इमल्शन कहते हैं. डिस्पर्स फेज भी लिक्विड होती है, कंटिन्यूअस फेज भी लिक्विड होती है और इन दोनों को ऐड करने के बाद एक थर्ड सब्सटेंस इसमें ऐड किया जाता है. वो सब्सटेंस कहलाता है इमल्सिफाइंग एजेंट या इमल्जेंट भी इसको बोलते हैं. तो इस तरह की प्रिपरेशन जो बनती हैं वो हमारी कहलाती हैं इमल्शंस. अब इसे बनाते कैसे हैं, इसका फॉर्मुलेशन, इसका मेथड क्या है बनाने का, इसका तरीका कैसे बनाते हैं, इसे हम ये देख लेते हैं. स्मॉल स्केल मेथड के अंडर में ये मेथड्स आते हैं. नंबर 1 वेट गम मेथड, नंबर 2 ड्राई गम मेथड. ये देखिए पेस्टल मॉर्टर में इमल्शन को बनाने का प्रोसेस दिखाया जा रहा है. नंबर 1 इज़ वेट गम मेथड. वेट गम मेथड क्या होता है, सबसे पहले तो इमल्जेंट मीन्स वही इमल्सिफाइंग एजेंट. इमल्सिफाइंग एजेंट और इमल्जेंट इज़ प्लेस्ड इन द मोर्टार. पेस्टल मॉर्टार, पेस्टल जिससे हम स्ट्राइचुरेट करते हैं, स्टिक टाइप का होता है, उससे हम मोर्टार जो बाउल टाइप का होता है उसमें हम ट्राइचुरेट करते हैं. तो मोर्टार में सबसे पहले हम इमल्सिफाइंग एजेंट को ऐड करेंगे, फिर उसमें देन वाटर इज़ एडेड टू द इमल्सिफाइंग एजेंट और इमल्जेंट. वाटर ऐड करेंगे और उससे हम मिलाते जाएंगे, ट्राइचुरेट करते जाएंगे, एक म्यूसिलेज फॉर्म हो जाएगा. फिर उसमें धीरे धीरे थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ऑयल को धीरे धीरे स्लोली ऐड करते जाएंगे और कॉन्टिन्यूस ट्राइचुरेट करते जाएंगे, कॉन्टिन्यूस मिक्सिंग करते जाएंगे. ये देखिए फिगर में दिखाया हुआ है, कॉन्टिन्यूस मिक्सिंग हो रही है. मोर्टार में हमने इमल्सिफाइंग एजेंट लिया, वाटर लिया और उसमें धीरे धीरे ऑयल को डालते जा रहे हैं और उसे हम पेस्टल मोर्टार लेकर के मोर्टार की हेल्प से उसे हम ट्राइचुरेट करते जा रहे हैं. पेस्टल की हेल्प से हम इसे ट्राइचुरेट करते जा रहे हैं. सो ऑयल इज़ एडेड इन स्मॉल अमाउंट्स विद कॉन्टिन्यूस ट्राइचुरेशंस. जब पूरा प्रिपरेशन में हम ऑयल को ऐड कर देते हैं तो हमारी फॉर्मुलेशन कंप्लीट हो जाती है और ये मेथड कहलाता है हमारा वेट गम मेथड. नाउ ड्राई गम मेथड. ड्राई गम मेथड क्या होता है, हमने क्या किया था वेट गम मेथड में, इमल्सिफाइंग एजेंट को वाटर में सोक किया था. इसमें क्या करते हैं, इमल्सिफाइंग एजेंट में हम पहले ऑयल डालते हैं. इमल्जेंट इज प्लेस्ड इन ए मोर्टार. एक मोर्टार में, एक बाउल में हम इमल्सिफाइंग एजेंट को ले लेते हैं. देन ऑयल इज एडेड टू द इमल्जेंट एंड इज डिस्पर्स्ड टू फॉर्म ए म्यूसिलेज. उसके कॉन्टिन्यूस हम ट्राइचुरेट करते जाते हैं. इमल्सिफाइंग एजेंट में हम ऑयल ऐड करते जाते हैं, ऑयल को ऐड करते रहते हैं और ट्राइचुरेट अच्छे से मिक्सिंग करते रहते हैं. देन लास्ट में धीरे धीरे हम वाटर को ऐड करते हैं और कंटिन्यूस ट्राइचुरेट करते हुए फाइनल फॉर्मुलेशन बना लेते हैं. दिस मेथड इज़ नोन एज ड्राई गम मेथड. वेट गम मेथड में क्या किया था हमने, इमल्सिफाइंग एजेंट को वाटर में ऐड किया था, देन उसके बाद ऑयल उसमें धीरे धीरे ऐड करते गए, ट्राइचुरेट करते गए. ड्राई गम मेथड में क्या किया, इमल्सिफाइंग एजेंट में ऑयल ऐड किया, देन उसके बाद उसमें वाटर ऐड किया और प्रॉपर ट्राइचुरेशन के थ्रू हमने प्रोसेस को कंप्लीट किया और फॉर्मुलेशन को हमने प्रिपेयर किया. दैट प्रोसेस इज नोन एज ड्राई गम मेथड. सो दिस इज ऑल अबाउट ड्राई गम मेथड एंड वेट गम मेथड. नाउ सम टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ इमल्शन. अब कुछ टेस्ट हैं बच्चों, यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि इमल्शंस 2 टाइप्स के होते हैं, वाटर इन ऑयल टाइप और ऑयल इन वाटर टाइप. तो वाटर इन ऑयल टाइप या ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है, ये हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, इसे कैसे जज करेंगे, इसे कैसे डिटेक्ट करेंगे, इसके लिए कुछ टेस्ट हैं जिससे हम इमल्शंस को अपने हम पता कर सकते हैं कि ये हमारा ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन है कि वाटर इन ऑयल टाइप इमल्शन है. नाउ नंबर 1 इज डाइल्यूशन टेस्ट.
Dilution test is based on the solubility of external phase of emulsion. External phase means disperse phase. उसमें जो हमारा जो फॉर्मुलेशन है वो पूरी तरह से उसमें अगर वो हमारा जो एक्सटर्नल फेज में अगर हमारी फॉर्मुलेशन मान लीजिए सपोज करिए कि हमने क्या किया कि वाटर लिया, वाटर को हमने अपनी फॉर्मुलेशन में ऐड किया। अगर हमारा वाटर उसमें ऐड होता गया, वाटर अगर ऐड होता गया, उसमें किसी भी तरह का कोई फेज़ इन्वर्जन या कोई चेंज नहीं आया, तो क्या होगी, हमारी जो फॉर्मुलेशन है वो ऑयल इन वाटर टाइप होगी। ठीक, क्योंकि उसमें जो एक्सटर्नल फेज़ है वो हमारी क्या है, वाटर है। ये देखिए फिगर में दिखाया हुआ है, ऑयल इन वाटर एक इमल्शन है ब्लू कलर का, लाइट ग्रीन कलर का, उसमें हमने वाटर ऐड किया। सेकंड स्टेप में क्या किया, देखा कि वाटर ऐड करते गए कोई चेंज नहीं आया, लेकिन लास्ट में क्या किया, अगर हमने उसमें वाटर की जगह ऑयल ऐड कर दिया तो फेस चेंज हो गया। तो इस तरह का जो इमल्शन कहलाएगा हमारा ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन कहलाएगा। इस तरह से हम डाइल्यूट करके डाइल्यूशन के थ्रू हम अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं कि वो वाटर इन ऑयल टाइप है या ऑयल इन वाटर टाइप है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द डाइल्यूशन टेस्ट। नंबर 2, कंडक्टिविटी टेस्ट। कंडक्टिविटी टेस्ट में क्या होता है, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है बच्चों, इसमें जो हम सभी जानते हैं कि वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वाटर हमेशा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है। बस इसी एक बेसिक प्रिंसिपल को लेकर के इस टेस्ट को बनाया गया। सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट इज दैट वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर इन केस ऑफ वाटर इन ऑल टाइप इमल्शन दिस टेस्ट विल बी पॉजिटिव एज वाटर इज इन external phase. In this test, an assembly is used in which a pair of electrodes connected to an electric bulb is dipped into an emulsion. If the emulsion is O by W means oil in water type, the electric bulb glows. इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे। हमने एक असेंबली बनाई, एक बीकर लिया, एक बीकर में हमने 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए प्लस और माइनस सेल की हेल्प से, और उस असेंबली में हमने वाटर ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन फिल किया। तो अगर फिर उसको कनेक्ट कर दिया बल्ब से, जैसे ही हम उसमें वाटर, उस असेंबली में, उस बीकर में वाटर इन ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन फिल करेंगे, तो वाटर क्योंकि हमारा एक्सटर्नल फेज में है, वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, तो आयंस का रिएक्शन होगा और बल्ब ग्लो करने लगेगा। तो अगर बल्ब ग्लो करने लगा, बल्ब जल गया, तो हम ये जान जाएंगे कि ये जो प्रिपरेशन है वो हमारी ऑयल इन वाटर टाइप है। बट अगर उल्टा हुआ, अगर बल्ब ग्लो नहीं किया, तो हम ये समझ लेंगे कि हमारा जो प्रिपरेशन है, जो इमल्शन है, वो वाटर इन ऑयल टाइप है। मींस उसमें जो एक्सटर्नल फेज है वो ऑयल है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंडक्टिविटी टेस्ट। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, कंडक्टिविटी टेस्ट में क्या होता है, वाटर इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वेयर इज़ ऑयल इज़ नॉन कंडक्टर। सो अगर वाटर कंडक्टर है इसका, क्योंकि वाटर की प्रेजेंस में प्रिपरेशन बनी है तो बल्ब ग्लो करेगा, और अगर ऑयल है, ऑयल की प्रेजेंस में प्रिपरेशन बनी है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ये इसका असेंबली है। देखिए इलेक्ट्रोड्स हैं, बीकर है, ये बीकर में ये सारी असेंबली सेट है। एक बीकर लिया गया है, बीकर में इलेक्ट्रोड्स लगाए गए हैं प्लस और माइनस, और उसको कनेक्ट कर दिया गया है एक बल्ब से। ये देखिए राउंड राउंड ऊपर के साइड में देखिए बल्ब है, और फिर उसमें हमने इमल्शन फिल किया। ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन था, O/W इमल्शन था फर्स्ट फिगर में देखिए, तो बल्ब ग्लो किया। बट अनदर केस में राइट हैंड साइड में देखिए वाटर इन ऑल टाइप इमल्शन है, तो बल्ब ग्लो नहीं किया। सो बाय कंडक्टिविटी टेस्ट से हम ये अपना जस्टिफाई कर सकते हैं कि इमल्शन हमारा ऑयल इन वाटर टाइप है कि वाटर इन ऑयल टाइप है। हमेशा याद रखिएगा कि ऑयल इन वाटर टाइप इमल्शन होगा तो बल्ब ग्लो करेगा, और अगर वाटर इन ऑयल टाइप है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। जो एक्सटर्नल फेज़ है हमारी वाटर होगी तो ही हमारा बल्ब ग्लो करेगा, अगर एक्सटर्नल फेज़ वाटर नहीं होगी तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंडक्टिविटी टेस्ट। नाउ dye solubility test. Dye solubility test, it is very simple test when an emulsion is mixed with a water soluble dye such as amaranth,
अमरैंथ बच्चों एक नेचुरल कलर होता है, अमरैंथ का सॉल्यूशन होता है। उसमें क्या होता है, जब कोई इमल्शन मिक्स किया जाता है अमरैंथ में, जो कि वाटर सॉल्युबल डाई है, तो और उसे जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे रख के देखते हैं तो क्या होगा, अगर देखेंगे उसे हम, अगर कंटिन्यूअस फेज हमारी रेड अपीयर हो गई, रेड दिखने लगी, तो इसका मतलब ये है कि इमल्शन जो है ऑयल इन वाटर टाइप है। मीन्स उसमें जो कंटिन्यूअस फेज है, जो एक्सटर्नल फेज है, वो वाटर है। बट अगर ग्लोब्यूल्स के रूप के फॉर्म में, ग्लोब्यूल्स की तरह अगर वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में रेड कलर अपीयर हुए, तो हमारी जो प्रिपरेशन है वो वाटर इन ऑयल टाइप है। सो ये प्रोसेस हमारा डाई सॉल्युबिलिटी टेस्ट कहलाया। फिर से समझते हैं, इसमें क्या करते हैं कि एक एमरेंथ का सॉल्यूशन लेते हैं, उसमें हम इमल्शन को ऐड करते हैं। अपने इमल्शन को ऐड करने के बाद में उसे हम एक स्लाइड बनाते हैं। उस स्लाइड में ग्लास स्लाइड लेते हैं, उस स्लाइड में को हम माइक्रोस्कोप के नीचे की हेल्प से देखते हैं, माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। तो इसमें इस तरह का प्रिपरेशन अगर दिखता है, अगर रेड कलर पूरा कंटिन्यूअस फेज हो जाता है और वाइट कलर के ड्रॉपलेट्स दिखते हैं, तो प्रिपरेशन हमारी कहलाएगी ऑयल इन वाटर टाइप। मीन्स जो वाटर है हमारा कंटिन्यूअस फेज में है, एक्सटर्नल फेज में है। बट अगर रेड कलर की ड्रॉपलेट्स दिखाई देती हैं उसमें और सारे फेजेस कंटिन्यूअस फेज में दिखता है, तो हमारा जो प्रिपरेशन है वो वाटर इन ऑयल टाइप होगा। सो दिस इज़ द थर्ड टेस्ट टू आइडेंटिफाई द इमल्शन as it is water in oil type या oil in water type. Now fourth test is cobalt chloride test. This is also a very simple test. एक फ़िल्टर पेपर लेते हैं, फ़िल्टर पेपर को क्या करते हैं हम कोबाल्ट क्लोराइड के सोल्यूशन में सोक कर देते हैं, और सोक मीन्स उसे उसमें डिप कर देते हैं। कोबाल्ट क्लोराइड का सोल्यूशन होता है, उसमें फ़िल्टर पेपर को हम डिप कर देते हैं। डिप करने के बाद में फिर उसे हम ड्राई कर लेते हैं और फिर इमल्शन में ऐड करते हैं। जिस भी इमल्शन का हमें टेस्ट करना है कि ये हमारा वाटर इन ऑयल टाइप है कि ऑयल इन वाटर टाइप है, उसमें उसे हम ऐड करते हैं। ऐड करने के उसमें जैसे ही हम इमल्शन में उस कोबाल्ट क्लोराइड से इम्प्रेग्नेटेड मीन्स उससे भीगी हुई फ़िल्टर पेपर को हम की स्ट्रिप को जैसे ही हम उसमें ऐड करते हैं, तो वो ब्लू कलर का जो फ़िल्टर पेपर होता है वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है। देखिए राइट हैंड साइड फिगर में दिया हुआ है, पिंक कलर में चेंज हो रहा है। तो अगर वो पिंक कलर में चेंज हो जाता है तो हम समझ जाएंगे कि हमारा जो प्रिपरेशन है, वो जो हमारा इमल्शन है वो ऑयल इन वाटर टाइप है। बट अगर वो पिंक कलर में नहीं चेंज हुआ तो हम समझ लेंगे कि ये हमारा प्रिपरेशन वाटर इन ऑयल टाइप है। सो दिस इज़ द कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। कोबाल्ट क्लोराइड का सोल्यूशन लिया, उस सोल्यूशन में डिप किया किसको फ़िल्टर पेपर को, फ़िल्टर पेपर की स्ट्रिप को। फिर उस फ़िल्टर पेपर की स्ट्रिप को क्या किया हमने, इमल्शन में ऐड किया, इमल्शन में डिप किया। जैसे ही हम इमल्शन में डिप करेंगे, अगर वो पिंक कलर का हो जाता है तो हमारा इमल्शन ऑयल इन वाटर टाइप है। बट अगर वो पिंक कलर में कन्वर्ट नहीं होता है, पिंक कलर का चेंज नहीं आता उसमें कोई चेंज, तो हमारा वो प्रिपरेशन, वो इमल्शन वाटर इन ऑयल टाइप होगी। So this is the fourth test, that one is known as cobalt chloride test for identification of emulsion. And next one is fluorescence test. This is also a very simple test. If an emulsion on exposure to ultraviolet radiations shows continuous fluorescence under microscope, जब हम किसी emulsion को बच्चों अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के टच में, के डायरेक्ट कांटेक्ट में लाते हैं और उसे माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, तो अगर वो वाटर ऑयल टाइप होगा तो केवल स्पॉटी फ्लोरेसेंस देगा। बट अगर वो ऑयल इन वाटर टाइप होगा तो वो कंटिन्यूअस फ्लोरेसेंस देगा। ये हमारा टेस्ट हुआ फ्लोरेसेंस टेस्ट। मीन्स जो लाइट की स्कैटरिंग है, लाइट के जो स्प्रेड होने की टेंडेंसी है, उससे हम ये समझ जाएंगे कि अगर वो वाटर इन ऑयल टाइप है, ऑयली प्रिपरेशन है, तो लाइट उसमें स्प्रेड नहीं होगी। बट अगर वाटर वाली प्रिपरेशन है, वाटर इन ऑयल इन वाटर टाइप प्रिपरेशन है, इमल्शन है, तो लाइट उसमें से अच्छी स्कैटर होगी, लाइट अच्छी स्प्रेड होगी, अच्छा फ्लोरेसेंस आएगा जब हम अपने इमल्शन को माइक्रोस्कोप की हेल्प से फ्लोरेसेंस लाइट में देखेंगे। सो फ्लोरेसेंस, दिस इज़ ऑल अबाउट द फ्लोरेसेंस टेस्ट। नाउ इमल्शन स्टेबिलिटी। इमल्शन की स्टेबिलिटी को मेंटेन रखना भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए हम इमल्शन की स्टेबिलिटी और इंस्टेबिलिटी के बारे में यहाँ पर कुछ छोटा सा डिस्कशन करेंगे। नाउ फिज़िकल इंस्टेबिलिटी। अब इमल्शन को हमने बना तो लिया, अब बनाने के बाद उसको स्टेबल कैसे करेंगे, उसको स्टोर कैसे करेंगे कि उसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो उसे स्टोर करने के लिए जो चैलेंजेस आते हैं, जिनसे हमें ओवरकम करना होता है, वो क्या है। नंबर 1, फिज़िकल इंस्टेबिलिटी। फिज़िकली
इमल्शन में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसे किस किस तरह की कोई प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इमल्शन को स्टोर करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, वो क्या है? फ्लॉक्यूलेशन। फ्लॉक्यूलेशन हो सकता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स एग्रीगेट हो सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, फ्लॉक्यूल्स बन सकते हैं। नंबर 2, क्रीमिंग या सेडिमेंटेशन भी हो सकता है इमल्शन में, या तो अप साइड ग्लोब्यूल्स इकट्ठा हो जाएंगे या तो डाउन साइड सेडिमेंटेशन हो जाएगा। अगर अप साइड ग्लोब्यूल्स इकट्ठा हो गए तो वो क्रीमिंग कहलाएगी, और अगर डाउन साइड सेडिमेंट्स इकट्ठा हो गए तो वो सेडिमेंटेशन कहलाएगा। एग्रीगेशन हो सकता है, अगर इमल्शन के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स साथ में इकट्ठे हो गए तो वो इकट्ठा होकर के एग्रीगेट बना लेंगे, एक साथ चिपक जाएंगे। या कोलेसेंस हो सकते हैं, बड़े बड़े उसमें जो ड्रॉपलेट्स हैं वो अगर 1, 2 या 3 ड्रॉपलेट्स एक साथ मिल गए तो वो बड़े ड्रॉपलेट्स बन जाएंगे। फेज़ इन्वर्जन हो सकता है, ऑयल इन वाटर टाइप का वाटर इन ऑयल में कन्वर्ट हो सकता है, वाटर इन ऑयल का ऑयल इन वाटर में कन्वर्ट हो सकता है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम्स विच शुड बी ओवरकम फॉर स्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। ये देखिए फिगर में दिया हुआ है फिजिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ इमल्शन। इमल्शन को जब हम स्टोर करते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जिसे ओवरकम करके हम अपनी प्रिपरेशन को स्टेबल करना है। गुड इमल्शन बीच में देखिए दिया हुआ है, जो ऐसा दिखता है। कोलेसेंस मीन्स 2 या 2 से अधिक ड्रॉपलेट्स अगर आपस में मिल जाती हैं तो बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स प्रिपरेशन में इकट्ठा हो जाती हैं। क्रीमिंग में क्या होता है? ड्रॉपलेट्स जो डिस्पर्स फेज की जो ड्रॉपलेट्स हैं, ये सारी बातें डिस्पर्स फेज के रिस्पेक्ट में हो रही बच्चों। डिस्पर्स फेज में गुड इमल्शन में क्या होता है? कंटिन्यूस फेज में ड्रॉपलेट्स देखिए इस तरह से डिस्पर्स हो रही हैं, एक साथ चारों ओर मिक्स हैं उसमें अच्छे सी। और नंबर 1 में कोलेसेंस में क्या हुआ? 2 या 2 से अधिक ड्रॉपलेट्स एक साथ इकट्ठा हो गए, कोलेसेंस हो जाता है। फिर अगर क्रीमिंग हो गई, फिजिकल स्टेबिलिटी के फॉर्म में क्रीमिंग हो गई, उसमें क्या होता है कि अगर हमने उसे रखा, इमल्शन को रखा, स्टोर किया, तो फ्रॉदिंग के फॉर्म में अप साइड क्रीमिंग हो जाएगी। जो डिस्पर्स फेज है वो क्रीम के फॉर्म में ऊपर इकट्ठा हो जाएगी, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रीमिंग। फ्लॉक्यूलेशन में क्या होता है? 3 या 4 या 5 इस तरह से ड्रॉपलेट्स इकट्ठे हो गए, छोटे छोटे फ्लॉक्यूल्स बन गए फॉर्मुलेशन में। ब्रेकिंग में क्या होता है कि इमल्शन ब्रेक हो जाएगा, जो उसकी जो फेजेस हैं वो अलग अलग हो जाएगी, डिस्पर्स फेज अलग दिखेगी, कंटिन्यूस फेज अलग दिखेगी, तो इस प्रोसेस को कहते हैं ब्रेकिंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल इंस्टेबिलिटी ऑफ द इमल्शंस। ये सारी फिजिकल इंस्टेबिलिटी है इमल्शंस की, जिसे ओवरकम करके इमल्शन को स्टेबलाइज करना पड़ता है। ये हमारे सारे चैलेंजेस हैं जिसको हमें स्टेबलाइज करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। हमने आपको बताया, पहले ही डिस्कस किया कि एग्रीगेशन क्या होता है? डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स कम टुगेदर बट नॉट टू फ्यूज। इसमें क्या होता है एग्रीगेशन में? डिस्पर्स्ड पार्टिकल, डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स आपस में इकट्ठे हो जाते हैं बट ये फ्यूज़ नहीं करते आपस में। कोलेसेंस में क्या होता है कि पार्टिकल्स आपस में फ्यूज़ कर जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो वो बड़े बड़े से ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। ब्रेकिंग में क्या होता है? इट इज़ अ डिस्ट्रॉइंग ऑफ द फिल्म सराउंडिंग द पार्टिकल्स। जो पार्टिकल्स के चारों ओर जो इमल्सिफाइंग एजेंट की जो फिल्म होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और इमल्सन की फेज ब्रेक हो जाती है। कंटिन्यूस फेज और डिस्पर्स फेज अलग अलग हो जाती है। These are the major factors to prevent coalescence is increasing the mechanical strength of the interfacial film. फेज इन्वर्जन में क्या होता है कि इमल्शन में एन इमल्शन इज सेट टू इन्वर्ट व्हेन इट चेंज फ्रॉम ऑयल इन वाटर टू वाटर इन ऑयल। जैसा कि हमने बताया कि इसमें फेज इन्वर्जन में फेज ही चेंज हो जाती है। अगर वाटर इन ऑयल है तो वो ऑयल इन वाटर हो जाएगा, और ऑयल इन वाटर इन ऑयल है तो वो वाटर इन ऑयल हो जाएगा। सो दिस इज द फेज इन्वर्जन ऑफ स्टेबिलिटी प्रॉब्लम। तो इसमें क्या होता है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इसकी हेल्प से हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड को ऐड करके हम प्रिपरेशन को अपने स्टेबल कर सकते हैं। ये बहुत सारे चीज़ें हैं इसमें जिससे हम जिस तरह से हम अपनी स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करें फॉर्मुलेशन को, इमल्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए, स्टेबल करने के लिए। नाउ प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्शंस। अब इमल्शन को प्रिजर्व करना भी एक चैलेंज है, जिसे हम किस तरह से करते हैं? माइक्रोबियल कंटामिनेशन में अकर ड्यू टू, जनरली होता क्या है कि माइक्रोबियल कंटामिनेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जब हम प्रिपरेशन बनाते हैं तो हम उसमें रॉ मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं वो अगर उसका प्रॉपर सही से वो क्लीन नहीं है, प्रॉपर सैनिटाइजेशन नहीं है, जहाँ पर हम बना रहे हैं वो जगह क्लीन नहीं है, अगर किसी भी तरह की कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अपॉर्चुनिटी होने का कोई भी प्रॉब्लम है या ऐसा चांस है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा उस जगह पर, तो कंटेमिनेशन के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसलिए हम प्रिपरेशन को बनाने के लिए माइक्रोबियल कंटेमिनेशन ना हो, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर सैनिटाइजेशन होना चाहिए, माइक्रोबियल कंटेमिनेशन नहीं होना चाहिए, एक्सेट्रा। और
माइक्रोबियल ग्रोथ को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए? कंटेमिनेटेड रॉ मटेरियल को नहीं यूज़ करना चाहिए। क्लीनिंग पूरी तरह से अपने इक्विपमेंट्स की बहुत अच्छी क्लीनिंग करनी चाहिए और प्रिजर्वेटिव्स को ऐड करना चाहिए प्रिपरेशन में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रिजर्वेशन ऑफ इमल्शन। प्रिजर्व करना मतलब इमल्शन को हमें स्टोर करना है लॉन्ग टाइम के लिए, तो उसे हमें माइक्रोब से बचाना होगा, तभी वो हमारी प्रिपरेशन ठीक रहेगी। नाउ दीज आर द रेफरेंसेस। थैंक यू।